अगर आप नवांश में 12 घरों में मीन राशि के बारे में जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका इमोशनल क्वोशंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपके डर और आपके इमेजिनेशन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की काबिलियत कहां से आ रही है। हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम मेरे दोस्तों, आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम नवांश में अलग अलग ग्रहों की सीरीज कर रहे थे और अब हम नवांश में अलग अलग घरों में अलग अलग राशियों की सीरीज भी कर रहे हैं। तो अब तक हम सारी राशियां कवर कर चुके हैं। आज इस सीरीज की आखिरी राशि है जो कि नवांश के 12 अलग अलग घरों में मीन राशि है। अब हम जानते हैं कि नवांश बहुत जरूरी है। ये आपकी कुंडली का मुख्य चार्ट है और क्योंकि ये चार्ट की सबसे बारीक डिसेमिनेशन है इसलिए नवांश का लग्न बहुत जरूरी हो जाता है और लग्न की वजह से आगे की राशियां भी जरूरी हो जाती हैं। तो अगर आप जानते हैं कि नवांश में कौन सी स्पेसिफिक राशि किस घर में जा रही है तो इससे बहुत कुछ पता चलता है कि आपकी जिंदगी का वो खास एरिया, जैसे दूसरा घर इनकम और गुजर बसर के लिए या पांचवा घर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ताकत, फायदा बनाने की काबिलियत, औलाद, रोमांस वगैरह के लिए कैसी एनर्जी है आपके रिश्ते में, आपकी पार्टनरशिप में और आपकी बारीक से बारीक संभावनाओं को हासिल करने की काबिलियत में। माइंड यू, याद रखिएगा कि लग्न चार्ट D1 चार्ट संभावनाओं का चार्ट है, लेकिन D9 चार्ट नवांश चार्ट प्रायिकताओं का चार्ट है। क्या होने की सबसे ज्यादा प्रायिकता है? तो नवांश में कौन सी राशि किस घर में जा रही है, ये जानने से पता चलेगा कि वो खास घर किस तरह प्रकट हो रहा है बारीक से बारीक D1 चार्ट में, साथ ही रिश्ते में, आपकी पार्टनरशिप में और आपके फायदे में। तो चलिए कूदते हैं और देखते हैं कि नवांश के 12 घरों में मीन राशि कौन से क्रम विन्यास, संयोजन और क्या प्रायिकताएं हम सब के लिए पैदा कर रहा है। जब नवांश का पहला घर मीन राशि का होता है, अब हम पहले ही कर चुके हैं कि नवांश में हर लग्न के हिसाब से क्या होता है, तो आप जाके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में है और मैं कोशिश करूंगा कि नीचे विवरण में या टिप्पणी अनुभाग में कड़ी भी दे दूं। तो मीन राशि क्या दिखाती है जब वो नवांश में पहले घर में जाती है? आपके D9 चार्ट में नवांश का पहला घर आपकी स्वयं बला है या आपकी स्वशक्ति। क्या ताकत लेके आए हैं आप अपनी जिंदगी की बारीक से बारीक डिसेमिनेशन में, उच्चतम प्रायिकताओं में? तो मीन राशि का नवांश के पहले घर में होना आपको मीन ऊर्जाएं देगा, जिससे आप मार्गदर्शित होंगे इस बात से कि उच्चतम प्रायिकता क्या है, कि लोग आपको कैसे देखते हैं और लोग आपके साथ कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, लोग आपसे कैसे निपटेंगे और आप अपनी ऊर्जाएं कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सब मीन राशि से लग्न चार्ट में देखा जाएगा। लोग आमतौर पर आपको कैसे देखते हैं? हो सकता है आपके डिसेमिनेशन की वजह से लोग आपको किसी बहुत ईमानदार, बहुत भावुक इंसान की तरह देखें। लेकिन ये और क्या करता है, मीन राशि का नवांश में लग्न में होना ये चीज को थोड़ा दुविधाजनक भी बना देता है। कभी कभी आप इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि ये करूं या ये ना करूं, खास तौर पर अगर कोई चीज रचनात्मक हो और अंतर्ज्ञान से आ रही हो। माइंड यू, ये आपको एक खास तरह की मानसिक क्षमता भी देता है। मतलब आपको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है या अंतर्ज्ञान बता देती है कि कुछ सही है या गलत। तो ये आपको कुछ सहज बोध की क्षमता देता है फैसले लेने की। कभी कभी उस सहज बोध की ऊर्जा की वजह से या अंदर से कुछ सही ना लगने की वजह से आप कोई काम तब तक नहीं करना चाहते जब तक अंदर से सही ना लगे। आप वो काम नहीं करना चाहते, तो इस वजह से कभी कभी आप थोड़े दुविधाजनक लग सकते हैं। लोग आपको थोड़ा आलसी या सुस्त भी देख सकते हैं। लेकिन ये और क्या करता है, मीन राशि की ऊर्जाएं नवांश में लग्न चार्ट में, ये आपको बहुत निस्वार्थ, बहुत आदर्शवादी भी बनाता है। लेकिन कभी कभी आपके आदर्शवादी स्वभाव की वजह से लोग ये सोच सकते हैं कि आप बहुत तर्कसंगत नहीं है, आप बहुत व्यवहारिक नहीं है या आपको टाल मटोल करने वाला समझ सकते हैं। लेकिन आपके बहुत अंतर्मुखी, यहाँ तक के बलिदान देने वाले इंसान होने की वजह से कुल मिलाकर ये आपको लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते देता है, क्योंकि लोग आपको कल्पनाशील देखते हैं,
लोग आपको गंभीर, ईमानदार देखते हैं। लोग आपको बहुत निस्वार्थ भी देखते हैं। लोग आपको किसी बहुत लचीले, भावुक, हमेशा मदद के लिए तैयार और बहुत दानशील इंसान की तरह देखते हैं, जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए हद से गुजर जाता है, यहाँ तक कि स्व बलिदान की कीमत पर भी। तो याद रखिएगा, अगर मीन राशि आपके D9 चार्ट में लग्न में जाती है तो ये सारी गुणवत्ताएं सबसे ज्यादा उच्च प्रायिकताओं को प्रभावित करेगी, खास तौर पर रिश्ते से जुड़ी हुई। तो आपका साथी आपको किसी ज्यादा आदर्शवादी इंसान की तरह देख सकता है जो उसे किसी खास तरीके से काम करवाने की कोशिश कर रहा है, या आप किसी खास किस्म का साथी चाहते हैं। और एक बार जब आपको वो साथी मिल जाता है तो आप बहुत निस्वार्थ और बलिदान देने वाले हो जाएंगे। लेकिन D9 में लग्न चार्ट में मीन राशि वाले इंसान के लिए सबसे आदर्श साथी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जिसकी वो तलाश में है। तो हाँ, कई बार आपको लगता है कि आप कोने काट रहे हैं, या जिस तरह का साथी चाहते थे उससे समझौता कर रहे हैं, या बहुत समझौता कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है आपको, अगर आपके पास लग्न चार्ट में मीन राशि है तो परिस्थितियों या साझेदारी के बारे में ज्यादा मत सोचिए, लेकिन साथ ही अपना भी ख्याल रखिए। हो सकता है आप अपने ही भले के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी दे रहे हों। अब जब मीन राशि D9 चार्ट के दूसरे घर में जाती है तो ये क्या करती है? दूसरा घर भोग का घर भी कहलाता है। उपभोग, पोषण, आप अपने कर्मों से क्या प्राप्त करेंगे, अच्छा या बुरा। तो जब मीन राशि नवांश में दूसरे घर में जाती है, ये आपको उच्चतम प्रायिकता देती है कि पोषण कहाँ से आ रहा है, पोषण कहाँ खर्च हो रहा है, या किस पर खर्च हो रहा है, आपकी आय कहाँ खर्च हो रही है, आपकी कमाई कहाँ जा रही है। अगर आपका बैंक शेष है, जब कभी आपको उस शेष को नकद करना है या पैसे निकाल के किसी पर खर्च करने हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। मीन राशि दूसरे घर में आपको आपके पैसों के बारे में बहुत ईमानदार बनाती है कि आपकी आय कहाँ से आ रही है, और आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। खास तौर पर अपने साथी से आप इस बारे में बहुत खुले रहेंगे। क्यों? क्योंकि नवांश चार्ट आपकी साझेदारी के बारे में भी है, आपके रिश्ते के बारे में भी है। लेकिन ये और क्या करता है कि ये आपको वो घातक प्रवृत्ति नहीं देता जब तक कि D1 चार्ट में बहुत मजबूत ऊर्जाएं ना हो। लग्न चार्ट में आमतौर पर मीन राशि दूसरे घर में आपको कभी कभी जो मिल रहा है उसमें बहुत खुश और संतुष्ट कर देती है, और इसीलिए आप उतना जोर नहीं लगाते, आप उतना नहीं धकेलते जितना संस्था में बाकी लोग धकेल रहे होते हैं। इस वजह से कभी कभी आप पीछे रह जाते हैं, आपको वो स्वीकार नहीं मिलती, वो सराहना नहीं मिलती। तो मीन राशि दूसरे घर में मतलब है कि आपको कभी कभी अपना बिगुल बजाना पड़ेगा ताकि सुना जा सके। हमेशा निस्वार्थ रहना, हमेशा कुर्बानी देना अच्छा नहीं है। कभी कभी आप बहुत अंतर्मुखी हो जाते हैं। नहीं, मैंने ये हक नहीं रखा था, शायद मैंने ये किया इसलिए ये हुआ, या आप शिकार का रोल ले लेते हैं, मैं शिकार हूँ, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, वगैरह वगैरह। तो आपको ज्यादा समझदार बनने की जरूरत है। आपको बनना होगा अपनी सीख से, अपनी कमाई के नजरिए से, आपको पारिश्रमिक कहाँ से मिल रहा है, आप उस वेतन वृद्धि के लिए कैसे दबाव बना रहे हैं। आपको बहुत व्यवहारिक होना है, आपको ज्यादा समझदार होना है। थोड़ा आदर्शवादी होना अच्छा नहीं है, ये सोचना कि ठीक है, अगर मैंने ये किया तो ये होना चाहिए था, या शिकार महसूस करना, या ये महसूस करना कि ठीक है मुझे। क्योंकि इस स्थिति में कभी कभी आप बहुत ज्यादा बदलाव कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि अगली संस्था अच्छी होगी, या अगला बॉस अच्छा होगा, या अगला अंतर विभागीय समीकरण अच्छा होगा। तो अगर आपकी मीन राशि दूसरे घर में है तो आपके लिए काम साफ है। निस्वार्थ होना ठीक है, अपनी टीम के सदस्यों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने वैवाहिक साथी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए बलिदान देना भी ठीक है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आपका पोषण कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, और थोड़ा समझदार होके अपने लिए भी मांगना। ये स्थिति कभी कभी आपको दूसरों को बहुत ज्यादा देने वाला बना देती है। तो कभी कभी आप परिवार को, अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दे देते हैं। आपको लगता है मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन प्लीज रखिए,
अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि होता यह है कि कई बार आपको लगता है कि आप सब कुछ बांट रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा। तो स्व समय, स्व व्यय या अपना ख्याल रखना कभी कभी पीछे रह जाता है। और क्योंकि आप निस्वार्थ और बलिदान देने वाले हैं, दूसरे लोगों को वो दिखाई नहीं देता। तो अगर आपकी मीन राशि नवांश में दूसरे घर में है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप अपना ख्याल रखते हैं। आप अपने संचार में ईमानदार भी हैं, जैसे आप आमतौर पर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा निस्वार्थ भी ना हो, या बहुत ज्यादा देने वाले ना हो, या अपने रिश्ते में, अपनी साझेदारी में बहुत ज्यादा लचीले ना हो। क्योंकि देना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा देना, हो सकता है आप अपने आप को ही बहुत ज्यादा दे रहे हो। अब जब मीन राशि नवांश में तीसरे घर में जाती है, ये एक बहुत मजबूत स्थिति है, लेकिन इसके भी अपने उतार चढ़ाव है। इसका क्या मतलब है? तीसरा घर देने, बात करने, संचार करने, सलाह देने, परामर्श देने, मार्गदर्शन करने, सिखाने का घर है। और आपके प्रयास, आपकी कोशिशें कहाँ जा रही है? आप लोगों को कहाँ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? अब याद रखिए, क्योंकि नवांश लग्न चार्ट की सबसे मजबूत डिसेमिनेशन है, लेकिन ये उच्चतम प्रायिकताएं देता है। लग्न चार्ट संभावनाएं है, D9 चार्ट प्रायिकता है। तो ये आपको कुछ खास कार्य करने या किसी खास तरीके से कार्य करने की उच्चतम प्रायिकताएं देता है। तो मीन राशि तीसरे घर में आपको ये क्षमता देगी कि मीन राशि की ऊर्जाएं कैसे आपके रिश्तों को, आपकी साझेदारियों को मार्गदर्शित कर रही है। कोई भी जिससे आप रोजाना मिलते हैं, सिर्फ आपके साथी या जीवन साथी ही नहीं, मीन ऊर्जाएं ये तय करेंगी कि आप उस इंसान से कैसे संचार कर रहे हैं, आप उस इंसान को कैसे कार्य के लिए बुला रहे हैं, आप उससे कैसे जुड़ रहे हैं, आप उस इंसान को कैसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, मीन ऊर्जाएं बहुत ईमानदार होने के बारे में है। तो तीसरा घर संचार भी है। आप अपने संचार में बहुत ईमानदार हैं। कभी कभी ये आपको थोड़ा बातूनी बना सकता है। आप बहुत बोलते हैं, आप बहुत ज्यादा जानकारी दे देते हैं। अपने दिल को अपने सीने के पास रखिए, जरूरत से ज्यादा मत कीजिए। हर विचार हर किसी को मत दीजिए। कभी कभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो कीजिए, लेकिन अपने कुछ योजनाएं, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी से भी छुपा के रखना कोई बुरा विचार नहीं हो सकता। जब कुछ काम हो जाए, शायद खास तौर पर काम पर, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ठीक है, मैं इस परियोजना पर काम कर रहा हूँ। परियोजना पर चुपके से काम कीजिए। परियोजना को अपना लक्ष्य प्राप्त करने दीजिए। परियोजना आपको वो पहचान और विकास दे, फिर आके अपने साथी को बताइए, मैं इस परियोजना पर काम कर रहा था, ये बहुत अच्छी परियोजना थी, मुझे ये सौदा मिला, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छुपाओ। थोड़ी जानकारी दो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो होता यह है कि मीन ऊर्जाओं की रचनात्मकता कमजोर पड़ जाती है जब उसके बारे में बहुत ज्यादा बता दिया जाए या बहुत ज्यादा बात कर ली जाए। ये एक सहज बोध की ऊर्जा भी है। कभी कभी आपको पता होता है कि लोगों को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, तो आप कभी कभी काफी कुछ रोक भी लेते हैं। लेकिन कई बार होता यह है कि आप अपने भावनात्मक पक्ष को बहुत ज्यादा रोक लेते हैं। आप जो चाहते हैं वो रोक लेते हैं, और फिर किसी परिस्थिति में आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ये पसंद नहीं आया, और वो सब ठीक है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? लोगों को खुल के बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ये सुनिश्चित कीजिए कि आपको भी उतना ही मिल रहा है। D9 चार्ट रिश्तों और साझेदारियों के बारे में ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा बलिदान देने वाले, बहुत ज्यादा दानशील बन जाते हैं देने में। तो अगर मीन राशि तीसरे घर में है, तो थोड़े दुविधाजनक मत बनिए यार। जोर से धकेलिए, ज्यादा ऊर्जा लगाइए, लेकिन बहुत चतुर भी बनिए कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, आप अपने प्रयास कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि तब आपको बेहतर फल मिल सकते हैं। अगर नहीं, तो फिर क्या होगा कि आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा काम कर देंगे। दूसरे लोग आपके कंधों पर, आपकी पीठ पर सवार होकर विकास हासिल कर लेंगे और आप ठगे से रह जाएंगे। अब जब मीन राशि आपके D9 चार्ट के चौथे घर में जाती है, नवांश चार्ट के,
ये एक जरूरी ऊर्जा है क्योंकि मीन राशि में मोक्ष ऊर्जा है, जो कि कलपुरुष कुंडली का 12वां घर है। तो जब मीन राशि चौथे घर में जाती है, ये आपको एक खास तरह का संकेत देती है कि आप परिवार के लिए क्या करते हैं उसमें ज्यादा आदर्शवादी होंगे, क्योंकि चौथा घर परिवार है। चौथा घर ये भी है कि आप परिवार को, घरेलू घर को, अपने वैवाहिक घर को कैसे सुरक्षित रखते हैं, पोषण देते हैं। ये वो घर नहीं है जिसमें आप पैदा हुए थे, वो दूसरा घर है। ये वो घर है जो आप अपने साथी के साथ बनाते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारी भावनात्मक ऊर्जा मिलती है कि मैं अपना घर कैसे बनाना चाहता हूँ। आपके दिमाग में एक आदर्शवादी ख्याल होता है, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा घर वैसा होना चाहिए, मैं घर के लिए ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं घर के लिए वैसा बनना चाहता हूँ, मुझे ऐसा घर चाहिए। तो वो आदर्शवादी सपने अच्छे हैं, लेकिन होता ये है कि क्योंकि आप बहुत देने वाले हैं और आप उतना जोर नहीं लगा रहे, आप दोनों के साथ समझौते कर लेते हैं, जिसके साथ आप घरेलू घर बना रहे हैं, जिस साझेदारी में आप आ रहे हैं, और घर को लेके भी। तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कई बार आप घर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। आपको हमेशा लगता है ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये कोना ऐसे होना चाहिए था, ये रंग होना चाहिए था। या जब आप चीजें करते हैं तो आपको लगता है मैंने ये रंग नहीं किया, या ये रंग ठीक से नहीं आया, ये फर्नीचर ठीक से नहीं आया, ये कुर्सी इस कोने में ठीक नहीं लग रही। तो आपको हमेशा लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, क्योंकि आपकी मीन राशि रचनात्मकता और कल्पना की सबसे ऊंची राशि भी है। तो इसमें बहुत सी कल्पना आती है, लेकिन बहुत सी कल्पना ये सोचने में भी आती है कि आपको कैसा घरेलू वातावरण चाहिए। आप कभी कभी एक ज्यादा आदर्शवादी माहौल ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि आप देने में बहुत आदर्शवादी हैं। आप ये आदर्श पिता बनना चाहते हैं या जीवन साथी, या आप जानते हैं भाई या बेटा। तो आप घरेलू घर को बहुत ज्यादा दे देते हैं। और अगर लोग शिकायत करते हैं कि तुम ये नहीं करते, तो आप अंतर्मुखी होने लगते हैं और सोचते हैं, हाँ मुझसे ये गलती हुई, हाँ मैंने अपने साथ कुछ गलत किया। आप ऐसा करते रहते हैं और उस वजह से आप लगातार देते रहते हैं। आप बहुत ज्यादा दानशील हैं, आप बहुत ज्यादा बलिदान देने वाले हैं अपनी घरेलू जिंदगी में भी। आपको सावधान रहने की जरूरत है। और क्योंकि या तो आप बहुत ज्यादा आदर्शवादी हैं, या अचानक एक दिन उठ के बोल उठते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मैंने ये किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वगैरह वगैरह। लोगों को लगेगा ये आदमी बहुत अनुचित है, ये व्यवहारिक नहीं है। उन्हें लगता है वो व्यवहारिक है, उन्हें लगता है आप व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि आप स्पेक्ट्रम के एक छोर से दूसरे छोर तक झूल रहे हैं। बीच में रहने की कोशिश कीजिए, जहां भावुक होना अच्छा है, बात करना, आप जानते हैं, बलिदान देना सब अच्छा है, लेकिन बीच में रहिए। मतलब संतुलन बनाइए कि आप कितना दे रहे हैं और अपना कितना ख्याल रख रहे हैं। आदर्शवादी होना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आदर्शवादी होना कि आपके पास कैसा घर होना चाहिए, आपको अपने परिवार को, अपने साथी को कैसा समर्थन देना चाहिए, अच्छा है। जब तक आप अपना भी ख्याल रख रहे हैं, तो घर पर ध्यान दीजिए, घरेलू मामलों पर ध्यान दीजिए, उन संपत्तियों पर ध्यान दीजिए जो आप बनाते हैं। कभी कभी मीन चौथे घर में आपको उन संपत्तियों के बारे में जो आप बनाना चाहते हैं बहुत आदर्शवादी बना देता है, और आपको लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए ताकि एक अच्छी, सुरक्षित, आप जानते हैं, गुजर बसर और अच्छा सुरक्षित घर और अच्छी, सुरक्षित आर्थिक सुरक्षा हो सके। तो ज्यादा मत सोचिए। अगर आप मेहनत करते रहेंगे और अपनी कल्पना इस्तेमाल करते रहेंगे, तो मीन राशि ये पक्का करेगी कि आपके पास एक आरामदेह घर, आरामदेह जिंदगी हो। अब जब मीन राशि नवांश चार्ट के 5वें घर में जाती है, D9 चार्ट के, तो यहाँ आपकी मीन राशि की सारी रचनात्मकता और कल्पना 5वें घर में जाती है, जो कि रचनात्मकता, कल्पना, कलात्मक संकेत का घर भी है। क्योंकि 5वां घर इस बात का घर है कि आप ये कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं कि आप क्या करना पसंद करते हैं, आपको क्या करना पसंद है। ये अभिव्यंजक कलाओं का घर भी है। ये इस बात का भी घर है कि आप अपनी शक्ति, अपना प्रभाव, अपना अधिकार कैसे अभिव्यक्त करते हैं।
और इसमें 10वें घर से 8वें घर की ऊर्जा भी आती है। करियर में, नौकरी में, कर्म संबंधी ऊर्जा में बदलाव की, जो 5वें घर में आ रही है क्योंकि मीन राशि की ऊर्जाएं वहां जा रही है। ये पूरी मोक्ष ऊर्जा से ज्यादा है। याद रखिए, मीन राशि कलपुरुष कुंडली का 12वां घर है। तो 12वें घर की राशि मीन का अब 5वें घर में जाना मतलब वो सारी मोक्ष ऊर्जा या त्याग की भावना 5वें घर में आ रही है। और मीन राशि वैसे भी बलिदान देने वाली राशि है, त्याग की राशि है, बहुत ज्यादा दानशील होने की। तो मीन राशि का 5वें घर में जाना मतलब आप अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा देने वाले हो जाते हैं। आप और ज्यादा देना चाहते हैं। आप ये आदर्शवादी साथी बनना चाहते हैं, तो आप आदर्शवादी पिता या माँ बन जाते हैं। आप बच्चों को और ज्यादा देना चाहते हैं। सब कुछ बच्चों के लिए है, ध्यान बच्चों पर है, आर्थिक सुरक्षा बच्चों के लिए है, बचत बच्चों के लिए है। तो आपको ये संतुलन बनाने की जरूरत है कि आप अपने और अपने साथी के लिए कितना रखते हैं और बच्चों के लिए कितना। क्योंकि नवांश चार्ट, D9 चार्ट ये भी है राशि का 5वें घर में जाना, आत्मनिरीक्षण, भावनात्मक गुणांक, रचनात्मकता, कल्पना की राशि का, और 5वां घर रोमांस का। तो यहाँ आप अपने रोमांस में भी बहुत आदर्शवादी बनने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर शुरुआती दिनों में आप एक प्यार करने वाले, दुलार करने वाले साथी होंगे जो अपने साथी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और उसमें आप गलत उम्मीदें जगा देते हैं। साथी को लगता है, अरे ये लड़का तो आदर्श है, ये तो बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप लंबी अवधि के प्रतिबद्ध रिश्ते में आते हैं तो उन्हें दिखता है कि आप उतना मेज पर नहीं ला रहे जितना उन्होंने सोचा था कि आप लाएंगे। हो सकता है आपने वादा न किया हो, लेकिन आपने वो आदर्शवादी प्रेमी वाला रोल निभाया। तो अब उन्हें लगता है कि आदर्शवादी प्रेमी को आदर्शवादी पति, जीवन साथी या साथी भी होना चाहिए और उन्हें मेरे लिए और ज्यादा करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि कोई भी इंसान उतना ही कर सकता है। तो आप हमेशा इतना प्यार लुटाते हैं, बिना चाहे ही बहुत ऊंची उम्मीदें जगा देते हैं और साथी को लगता है कि तुम मेरे लिए काफी नहीं कर रहे, और फिर वो बाद में आपके रिश्ते में वापस आता है भी। तो जब मीन राशि 5वें घर में जाती है तो अपने रोमांस में बहुत सावधान रहिए। किसके साथ आप लंबी अवधि के प्रतिबद्ध रिश्ते में आ रहे हैं। रोमांस बुरा नहीं है, रोमांस कीजिए, झिझक कीजिए अगर आपको करनी है। लेकिन जब कभी प्रतिबद्ध हो रहे हो तो ये पक्का कीजिए कि जिस साथी के साथ प्रतिबद्ध हो रहे हैं आप उसके साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं और साथी भी उतना ही देने वाला है जितना आप हैं। कोई भी इंसान उतना देने वाला नहीं हो सकता जितना 5वें घर में मीन राशि वाला, बलिदान देने वाली राशि, दानशील होना वगैरह वगैरह। लेकिन आप जो चाहते हैं वो भी मांगिए, और नहीं तो आखिर में होगा ये कि आप अपने रोमांटिक साथी या जीवन साथी के लिए बहुत ज्यादा करेंगे अगर आप उससे शादी कर लेते हैं, और बच्चों के लिए भी। और कभी कभी त्याग करने की इस ऊर्जा की वजह से कई बार आप अपनी नौकरियां भी बदल लेते हैं जब आपको लगता है मैं ये ऊर्जा संभाल नहीं सकता, मैं इस बॉस को संभाल नहीं सकता, मैं ये दबाव संभाल नहीं सकता। तो थोड़ी और सहनशक्ति रखिए, अपने बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, इस बारे में सोचिए कि आपको रिश्ते से क्या मिल रहा है, ताकि आप 5वें घर से ज्यादा हासिल कर सकें, पुण्य का घर, प्रारब्ध का घर, ताकि आप अपना बेहतर ख्याल रख सकें। अब जब छठे घर में नवांश चार्ट में, D9 चार्ट में मीन राशि की ऊर्जाएं हो, नवांश चार्ट में छठा घर क्या है? ये चुनौतियों का घर है, समस्याओं का, पीठ पीछे काम करने वाले लोग जो आपके खिलाफ हैं, मुद्दे, समस्याएं और कभी कभी बीमारियां भी। अब क्योंकि छठा घर उच्च प्रायिकताओं का घर है, इन सारी चीजों के आपके सामने आने की प्रायिकता ज्यादा है। ये मीन राशि से भी ज्यादा जुड़ा है क्योंकि मीन राशि और मीन राशि, याद रखिए, में 12वें घर की ऊर्जाएं हैं। तो 12वें घर की ऊर्जाओं का D9 चार्ट में छठे घर में जाना, जो बीमारियों का घर है और उच्च प्रायिकताओं का है, मतलब कि आमतौर पर नवांश में छठे घर में मीन राशि वाले लोगों को कोई न कोई पुरानी बीमारी, कोई न कोई छोटी मोटी परेशानी हमेशा लगी रहेगी। और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें,
अगर आपका वजन बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए आपको दूसरों से दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं कोई हल्का सा दर्द रहता है तो उस दर्द को मिटाने या उस चुनौती को खत्म करने के लिए आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार आपका पाचन तंत्र सबसे अच्छा नहीं हो सकता, आदर्श भी नहीं हो सकता। आप दो चीजों के बीच में होते हैं, या तो आप लगभग सब कुछ पचा लेते हैं या फिर आपको बहुत चुन चुन के खाना पड़ता है, वरना पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। तो आप पेट में सही पोषण ना दे पाने की वजह से आपको चुनौतियां मिलती रहती हैं। दूसरी बात है आपकी पीठ पीछे काम करने वाले लोग। कोई न कोई हमेशा आपकी पीठ पीछे काम करता रहेगा, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, आप जानते नहीं होंगे। भले ही वो इंसान आपकी टीम में आपसे नीचे काम कर रहा हो, जहां आपको ज्यादा चुनौतियां मिल सकती है। यहां तक कि कोई अंतर विभागीय कोई दूसरा इंसान, आप एक मेल भेजते हैं और वो इंसान बोलेगा, नहीं, ये मेल सही नहीं है, ये इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है, और यूं ही बेमतलब कुछ न कुछ। जब भी आप काम पर होते हैं, कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानी आ खड़ी होगी। हर रोज कुछ न कुछ होगा, अचानक से कुछ भड़क उठेगा, कोई मेल आएगा जो आपको बहुत गुस्सा दिलाएगा। आप उस तरह का मेल भेजना चाहेंगे। तो उन लोगों के साथ संचार कैसे कर रहे हैं जो आपसे नीचे है, आपके अधीन काम करते हैं, उसमें थोड़ा सावधान रहिए। और ये भी ध्यान रखिए, D9 चार्ट रिश्ते और साझेदारी का चार्ट है और छठा घर 7वें घर से 12वां घर होता है। तो क्या होता है, देने और बलिदान करने की ये ऊर्जा आपके रिश्ते में भी आती है। इसका क्या मतलब है, रिश्ते का नुकसान छठे घर से देखा जाता है। तो कभी कभी आपका बहुत ज्यादा देना, बहुत ज्यादा बलिदान देना, इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि आप उस रिश्ते में इतने ज्यादा शिकार बन जाएं कि एक दिन हार मान ले। आप कहें, मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता, मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, और आप बाहर निकलना चाहेंगे। लेकिन भावुक इंसान होने के नाते रिश्ते से बाहर निकलने में, मानसिक समीकरण से बाहर निकलने में बहुत वक्त लगता है। तो बहुत सावधान रहिए कि आप किस तरह के रिश्ते में आ रहे हैं अगर आपकी मीन राशि छठे घर में है, क्योंकि ये आपके साथ लंबे वक्त तक रहेगा। भावनात्मक आघात आपके साथ लंबे वक्त तक रहेगा। आपके लिए उस इंसान से दूर हट पाना आसान नहीं होगा, भले ही रिश्ता खत्म हो जाए। तो अगर आपकी मीन राशि छठे घर में है तो पक्का कीजिए कि काम पर अधीनस्थों के साथ, सहकर्मियों के साथ रिश्ते अच्छे हों, ताकि आपके पीछे काम करने वाले, आपको नीचे खींचने वाले कम लोग हों। दूसरा, अपने जीवनसाथी के साथ, अपने साथी के साथ या किसी भी साझेदारी, यहां तक कि व्यापार साझेदारी पर भी काम कीजिए। तीसरा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि ये एक जरूरी घटक है कि आप कैसे प्रभावित होंगे, शायद किसी पुरानी बीमारी या किसी चीज से। और आखिर में, आत्मनिरीक्षण ठीक है, ज्यादा देने वाला होना ठीक है, लेकिन किसी परिस्थिति पर बहुत ज्यादा भावुक होना या थोड़ा डरपोक होना या अपने लिए काफी ना मांगना, वो चीज होगी जो आपके रिश्ते और आपकी साझेदारी के लिए उल्टी पड़ सकती है। अब जब राशि या मीन राशि नवांश में 7वें घर में जाती है, ये एक बहुत संतुलित स्थिति है। एक तरफ ये आपको अपने रिश्ते में बहुत भावुक, बहुत देने वाला, बहुत ईमानदार, बहुत निस्वार्थ, बहुत बलिदान देने वाला बनाता है, लेकिन ये आपको थोड़ा आदर्शवादी भी बना सकता है। आप इस रोमांटिक प्रकार के इंसान हैं जब तक कि D1 चार्ट में अलग ऊर्जाएं ना हो। लेकिन आमतौर पर मीन राशि 7वें घर में मतलब आप ये निस्वार्थ रोमांटिक हैं जो साथी के लिए और ज्यादा करना चाहते हैं। अपना साथी आपके लिए सबसे जरूरी इंसान है। आपकी सारी भावनाएं साथी के लिए है। आपका सारा प्यार और दुलार साथी के लिए है। वो इंसान आपके ध्यान का केंद्र बन जाता है। अब लेकिन क्या हो अगर आपको वो इंसान उतना देने वाला, उतना बलिदान देने वाला, उतना कल्पनाशील, उतना दयालु नहीं मिलता जितना आप हैं? जाहिर है आपको लगेगा कि आपके साथ कमी हुई है। आपको दूसरी तरफ से बराबरी का या शायद संतुलित व्यवहार नहीं मिला। तो अब क्योंकि D9 चार्ट उच्च प्रायिकताओं का चार्ट है, आपके साथ भावनात्मक रूप से फायदा उठाए जाने की प्रायिकता भी ऊंची है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिश्ते में आपके साथ, हर रिश्ता आपके साथ भावनात्मक रूप से फायदा उठाएगा,
लेकिन आपका बहुत ज्यादा देना और उस वजह से आपको ये महसूस होना कि मेरे साथ फायदा उठाया गया या रिश्ते में मेरे साथ कमी हुई, ये ज्यादा है। ये आदर्श है अगर दूसरा साथी भी बहुत प्रतिक्रियाशील हो, बहुत देखभाल करने वाला हो, बहुत देने वाला हो, मीन राशि 7वें घर में होने के लिए। नहीं तो क्या होता है, न केवल आपके वैवाहिक जीवन में बल्कि आपकी दूसरी साझेदारियों, व्यापार साझेदारियों या टीम के सदस्यों के साथ काम करने में भी आप बहुत ज्यादा देने लगते हैं। कभी कभी आप बहुत भावुक होते हैं, तो आप मदद करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, देखभाल करना चाहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा देने लगते हैं, क्योंकि मीन राशि की ऊर्जाएं बलिदान देने और दानशील होने वाली है। तो लगभग हर टीम, हर रिश्ते में या हर उस टीम के सदस्य के साथ भी जो आपके साथ मिलके काम करता है, आपके साथ काम करता है, आप उनके लिए खड़ा होना चाहते हैं, उन्हें समर्थन करना चाहते हैं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ और करना चाहते हैं, काम पर भी। तो अगर आपकी मीन राशि की ऊर्जा नवांश में 7वें घर में है, तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखिए कि आप रिश्ते में अपनी जरूरत और साझेदारी में अपनी जरूरत के बीच कैसे संतुलन बना रहे हैं। जब तक आपका साथी उतना ही देने वाला ना हो, आपको हमेशा ये एहसास हो सकता है कि आपको काफी नहीं मिल रहा, कि आपका साथी रिश्ते में आपके लिए काफी नहीं कर रहा। तो सच में सावधान रहिए। बात करना और खुलना भी अच्छा है, लेकिन ये आपको बहुत सहज बोध वाला होने की ऊर्जा भी देगा। तो कई बार अगर साथी कुछ कर रहा है उसके होने से पहले या साथी झूठ बोल रहा है, तो आपको लगेगा ठीक है, मेरा साथी मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझसे कुछ छुपा के रख रहा है। आपको ये बात अपने टीम के सदस्यों के साथ भी लगेगी। तो उस सहज बोध की ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि बहुत ज्यादा बलिदान देने और देने में। अब जब मीन राशि आपके नवांश में 8वें घर में जाती है, याद रखिए नवांश उच्च प्रायिकताओं का चार्ट है। तो जब राशि नवांश में उस खास घर में जाती है, तो उस राशि की ऊर्जाओं का उस घर के क्षेत्रों पर असर करने की ज्यादा प्रायिकता बहुत ज्यादा होगी, बहुत मजबूत होगी। मीन राशि का 8वें घर में जाना, मीन राशि देना, दानशील होना, भावुक होना, किसी बहुत आत्मनिरीक्षक इंसान की तरह होना। तो मीन राशि 8वें घर में आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें ला सकती है, बहुत सारी चुनौतियां ला सकती है, खास तौर पर भावनात्मक पक्ष पर। ये आर्थिक पक्ष या भौतिक पक्ष पर बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं है। क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप सबसे ऊंचे भौतिक स्तर के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते। मुझे वो रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे वो बेस्ट चाहिए। आपके पास एक ठीक ठाक घर है, आपके पास ठीक ठाक गाड़ी है, आप ठीक ठाक, आप जानते हैं, घर में सब चीजें हैं और सब आरामदेह है। आपको कोई अति आलीशान घर या जीवन शैली नहीं चाहिए। आप में से कुछ के लग्न चार्ट में अलग स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर मीन राशि 8वें घर में होने पर आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपको कुछ सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं या शायद उससे भी ज्यादा मिल सकती है। लेकिन ये आपको ऐसा भी बना सकता है कि आपको बार बार भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़े, क्योंकि भावनात्मक पक्ष प्रभावित हो रहा है। तो या तो काम पर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, तो भावनात्मक रूप से आप प्रभावित होते हैं। आपका साथी आपके लिए काफी नहीं कर रहा, तो भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। 8वां घर ससुराल वाले, कई बार आपको अपने ससुराल वालों से उतना भावनात्मक समर्थन नहीं मिल सकता। हो सकता है वो आपको पसंद करते हो सकता है उन्हें भी लगता हो कि आप एक अच्छे इंसान हैं, जो भी, लेकिन आपके ससुराल वालों के साथ हर समय थोड़ी बहुत खींचतान होती रहेगी। आप उनके आसपास सबसे ज्यादा सहज, सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा आरामदेह नहीं होते। दूसरी बात है साझा साझेदारियां, जहां आप संपत्तियां साझा कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिए अगर आपके पास नवांश में 8वें घर में मीन राशि है। अगर आप अपने साथी के साथ किसी कानूनी कागज पर संसाधन साझा कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने वित्त, अपने कम से कम कुछ वित्त अपने साथी से अलग रखिए। उसे अलग खाते में रखिए, अलग निवेश में लगाइए। सब कुछ एक ही टोकरी में मत डालिए कि आपके पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी कमा रहे हैं
वो सब आपके और आपके साथी के बीच संयुक्त स्वामित्व में है। तो उस चीज को अलग रखिए। मैं ये जो कह रहा हूँ उसकी एक वजह ये नहीं है कि आपको अपने साथी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपको अपने साथी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन आपको अपने लिए भी कुछ अलग रखना चाहिए। लेकिन ये मीन राशि की ऊर्जा है जो 8वें घर में जा रही है, तो अचानक चुनौतियां आएंगी और फिर उस ऊर्जा को खत्म कर देंगी जो संयुक्त संपत्तियों पर असर डाल रही है या उन पर काम कर रही है। तो हमेशा बेहतर है कि कुछ पैसे अलग रख दिए जाएं, ना कि सब कुछ वहां डाल दिया जाए। दूसरी बात, हजारों अचानक रुकावटें और चुनौतियां आ रही हैं और वे आपको भावनात्मक रूप से थका देती हैं। और ये चुनौतियां आमतौर पर परिवार से या आपके सबसे करीबी लोगों से आती है, आपके दोस्त, आपका जीवन साथी या आपके बच्चे या यहाँ तक के भाई बहन। तो भावनात्मक पक्ष पर उन लोगों से समय समय पर चुनौतियां आपके सामने आएंगी और आमतौर पर आपको जीवन में कम से कम एक भावनात्मक परिवर्तन या भावनात्मक बदलाव से गुजरना पड़ता है, या तो किसी रिश्तेदार के खोने की वजह से, आप जानते हैं, या किसी रिश्ते के खोने की वजह से, या रिश्ते में उतार चढ़ाव से गुजरने की वजह से, और फिर आपको एहसास होता है कि मुझे बदलाव चाहिए, मुझे उसे बदलना होगा, और उस भावनात्मक बदलाव के बाद ही चीजें ठीक होती हैं। तो अगर आप मीन राशि 8वें घर में है, तो सावधान रहिए कि आप रुकावटों को कैसे संभाल रहे हैं, भावनात्मक पहलू को कैसे संभाल रहे हैं, क्योंकि तब हो सकता है आप खुद को ज्यादा संतुलित न रख पाएं और आप भावनात्मक पक्ष पर भी बहुत ज्यादा दे सकते हैं। अब जब मीन राशि की ऊर्जाएं नवांश चार्ट के 9वें घर में जाती है, नवांश चार्ट उच्च प्रायिकताओं का चार्ट है, घटनाओं के होने की, चीजों के होने की उच्च प्रायिकता। तो जब मीन राशि की ऊर्जाएं 9वें घर में जाती है, 9वां घर उच्च ऊर्जाओं का, उच्च योग्यता का, कई बार आप पाएंगे कि आपको जो सीख मिलती है वो इस बात से मिलती है कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं। लोग आपके सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं, या तो उनके साथ आपके ताल्लुकात से, सीखने से, या कॉलेज से, या किसी मार्गदर्शक के होने से। ये एक अच्छी स्थिति है, एक मार्गदर्शक होना जिसके पास आप हमेशा जा सकते हैं। कम से कम एक इंसान आपके पास होना चाहिए जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, जो आपके लिए जाने माने व्यक्ति हो, जिस पर आप समझदारी भरी सलाह के लिए निर्भर रह सकते हैं। तो उस अनुभव से सीखना जरूरी है, और राशि आपको उस अनुभव से सीखने के लिए मजबूर करती है। तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनकी वजह से आपको इन भावनात्मक उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ता है, और उस परिस्थिति के माध्यम से सीख, अनुभवजन्य सीख, फिर आप एक समझदार इंसान बन जाते हैं। आप समझदार हो जाते हैं कि अपनी साझेदारियों को कैसे संभालना है। याद रखिए, नवांश चार्ट साझेदारियों का चार्ट है, दूसरों के साथ रोजाना पेश आने की आपकी क्षमता का। तो कुछ न कुछ होगा, या कुछ समीकरण बनेंगे, कुछ स्थितियां बनेंगी जिनकी वजह से फिर आप और परिपक्व होते हैं, और इन स्थितियों से आप सीखते हैं, और आपकी बहुत सारी कमाई भी इस अनुभवजन्य इंसानी उतार चढ़ाव से जुड़ी होती है जिनसे आप गुजरते हैं। और आप कैसे सीखना चाहते हैं, या आप वो पाठ्यक्रम करना चाहते हैं क्योंकि आप ये दुनिया बदलना चाहते हैं वगैरह के आदर्शवादी ख्याल की वजह से, ये आपको अपने शिक्षकों के साथ बहुत ईमानदार और खुला रिश्ता भी देता है, और ये आपको कभी कभी और भी आध्यात्मिक गुरुओं तक पहुंच भी देता है। आप आध्यात्मिक रूप से भी सीखना चाहते हैं, आप अपने बारे में आध्यात्मिक रूप से भी जानना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं। तो अगर आपके पास 9वें घर में मीन राशि की ऊर्जाएं हैं, तो शिक्षा आपके लिए बहुत जरूरी होगी। सिर्फ कॉलेज या वो शिक्षा नहीं जो हमारे पास है, इंजीनियरिंग की डिग्री या कोई एक पाठ्यक्रम, बल्कि आध्यात्मिक सीख, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उच्च ज्ञान भी आपके लिए जरूरी है। तो अगर आपकी मीन राशि 9वें घर में है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, जाहिर है एक बेहतर ताल्लुक रखने के लिए, स्थितियों, जीवन से, अपने गुरुओं से सीखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी सीख आपको आपकी साझेदारी से, आपके रिश्तों से मिलेगी। अब जब मीन राशि आपके नवांश चार्ट में 10वें घर में जाती है, D9 चार्ट में, नवांश चार्ट उच्च प्रायिकताओं का चार्ट है, घटनाओं के होने की उच्च प्रायिकता।
10वां घर आपके कर्म का घर है, आपकी दौलत का, समाज में आपकी हैसियत का, समाज में आपको कैसे देखा जाता है, काम पर आपकी क्या हैसियत है उसके माध्यम से। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर हैं, तो लोग आपको ज्यादा सम्मान से देखते हैं। लेकिन मीन ऊर्जा का 10वें में जाना मतलब बहुत उथल पुथल है, उतार चढ़ाव है। ये आपको काम पर बहुत निस्वार्थ, काम पर बहुत बलिदान देने वाला भी बनाता है। तो आमतौर पर D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 10वें घर में मीन राशि जाने का मतलब है कि आप काम पर बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, और ये आपको ये भावनात्मक स्वभाव देता है कि आप नहीं कर पाते। आमतौर पर आपके बॉस आपको अतिरिक्त काम देते हैं, कुछ परियोजना जिसमें आप शामिल होंगे, अचानक आप पर आ पड़ता है, ये करो, ये करो, ये करो, आप वो करने लगते हैं, और आपके लिए शायद ही कोई पहचान आ रही होती है, शायद ही कोई सराहना आ रही होती है। 10वें घर में मीन राशि जाने पर आप और ज्यादा देने लगते हैं, तो ये राशि की तरफ से आपके लिए एक संकेत है कि और मांगो। बहुत ज्यादा अव्यवहारिक या बहुत ज्यादा आदर्शवादी मत बनो, और कभी कभी आप अपने बारे में भी सोचने लगते हैं। मान लीजिए, अगर बॉस आपको पदोन्नति नहीं देता और कहता है, हाँ, हम आपको पदोन्नति नहीं दे पाए क्योंकि इस वजह से, किसी वजह से, बॉस आपको कोई न कोई बेकार सी वजह बता देंगे। वो आपको देंगे, उन्हें वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छी हो सकती है, सही हो सकती है, सही नहीं भी हो सकती, लेकिन आप बहुत ज्यादा टाल मटोल करने लगते हैं। ओह, लेकिन मैंने ये कब किया, मैंने ये कब कहा, लेकिन मैंने ये परियोजना किया था, वो अच्छा हुआ था, उसकी तारीफ हुई थी। तो आपको लग सकता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और सच में कर रहे हो, लेकिन कई बार दूसरे लोग आपके साथ अन्याय कर सकते हैं। तो अगर आपकी मीन राशि 10वें घर में है, और एक बात, काम पर बहुत ज्यादा देने वाले मत बनिए, अपने कर्म में बहुत ज्यादा देने वाले मत बनिए, जिसका मतलब है कि आपको लगता है अच्छा कर्म हमेशा वापस आता है, इसलिए आपको अच्छे काम करते रहना है। हाँ, प्लीज अच्छे काम करते रहिए, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिए कि कोई वापस आके एहसान चुकाएगा। हो सकता है वो आपके पास किसी ऐसे तरीके से वापस आए जिसके बारे में आपको पता भी न चले, लेकिन आप उसे खुलेआम नहीं देख पाएंगे। तो दूसरों के लिए अच्छे काम कीजिए, थोड़े निस्वार्थ रहिए, ये सब अच्छा है, लेकिन ये भी सुनिश्चित कीजिए कि अपने कर्म में, अपने रोजमर्रा के कार्यों में और काम पर अपने लिए और ज्यादा सुरक्षात्मक भी बनिए। विकास मांगिए, कोने का कार्यालय मांगिए, बेहतर भूमिकाएं भी मांगिए अगर आपको लगता है कि आप काफी कर रहे हैं। अब जब मीन राशि आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में 11वें घर में जाती है, नवांश चार्ट एक चार्ट है या कुंडली है, आपके जीवन में होने वाली उच्च प्रायिकताओं की ध्यान रहे। तो जब मीन राशि 11वें घर में जा रही है, सामाजिक संपर्क पर, सामाजिक योगदान पर, सामाजिक कारणों पर, सामाजिक नेटवर्क पर, संबंधों पर, दोस्ती समीकरणों पर, यहाँ मीन राशि की ऊर्जाओं के बहुत ज्यादा देने वाला, बहुत निस्वार्थ, बहुत आदर्शवादी होना भी असर डालेगा कि आप दोस्तों के साथ कैसे हैं। आमतौर पर क्या होता है कि आप शुरुआत में 4, 5, 6, 10 दोस्तों से शुरुआत करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय आपके साथ कमी हो जाती है या आपको उनके साथ समीकरण अच्छे नहीं लगते, तो आपके पास सिर्फ 1 या 2 ही रह जाते हैं। बहुत मुश्किल से आपके 3 से ज्यादा करीबी दोस्त होंगे जिन्हें आप करीबी दोस्त कह सकते हैं, या आपके पास सुबह के 4 बजे वाले दोस्त हैं, उदाहरण के लिए। और उन दोस्तों में से भी हो सकता है आप उनके संपर्क में नियमित रूप से न रहें। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कभी कभार आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आप जानते हैं, उनसे सामाजिक रूप से मिल सकते हैं और सब। तो इसका नतीजा ये होता है कि आपके पास रोजाना के आधार पर बहुत अच्छे करीबी दोस्त नहीं होते या उन तक पहुंच नहीं होती। हो सकता है आपके पास लोग हों जिन्हें आप दोस्त कहते हैं, फेसबुक वाले दोस्त, लेकिन वो सच में वो लोग नहीं होते जिन पर आप निर्भर रह सकते हैं। और यहाँ भी जब रिश्ते या समीकरण बनाने की बात आती है तो आप थोड़े आलसी होते हैं।
आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहिर्मुखी, ऊर्जावान, प्रयास करने वाले होते हैं जब आप दोस्तों के साथ होते हैं या कंपनी में होते हैं। तो आप सामाजिक बनना चाहते हैं और आप अच्छा समय बिताना चाहते हैं और सब। लेकिन आपको उस तरह का माहौल हर वक्त पसंद नहीं आता। आप अपनी जगह चाहते हैं, आप वो अकेले का समय चाहते हैं, क्योंकि मीन राशि 12वां घर एकांत की ऊर्जा है। तो 11वें घर में मीन वाले कई लोग, आप उन्हें ज्यादा अंतर्मुखी पाएंगे ना कि बहिर्मुखी। मतलब कि आपको अपने मैं का समय, अपना समय ज्यादा पसंद है, ना कि दूसरों के साथ घुलना मिलना। और ये समस्या आपके रिश्ते में भी आती है, क्योंकि नवांश रिश्तों और साझेदारियों का चार्ट है। कई बार आप अपनी जगह चाहते हैं, अपना समय। हो सकता है आपका साथी इतना देने वाला न हो कि आपको हमेशा आपका समय दे। तो कभी कभी ये भी होता है, साथी को लगता है तुम मुझे समय नहीं देते, मुझे पर्याप्त ध्यान नहीं देते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरी तारीफ नहीं करते, तुम मेरा उतना ख्याल नहीं रखते जितना पहले रखते थे। ये भी आ सकता है। और आपका सामाजिक जीवन आमतौर पर अक्सर उतार चढ़ाव से गुजरता है। कभी कभी आप उस चरण में हो सकते हैं जब दोस्त होते हैं, आप दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, सामाजिक जीवन, और फिर अचानक धाम सब कुछ ढह जाता है, जहां फिर आप अगले 2-3 महीने कोई सामाजिक जीवन नहीं, कुछ नहीं, आप काम 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 कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी मीन राशि की ऊर्जाएं 11वें घर में है, तो ये भी जान लीजिए कि आपको भी अपने समीकरण से, अपने दोस्तों से, समाज से वापस कुछ पाने की जरूरत है। हमेशा देना अच्छा नहीं होता। कई बार 11वें घर में मीन राशि वाले लोग किसी सामाजिक कारण में भी विश्वास करते हैं और उस सामाजिक कारण के लिए बहुत कुछ करते हैं, या आपको ये एहसास या ये भावना होती है कि आपको उस कारण के बारे में कुछ करना है, और हो सकता है आपको समय नहीं मिल रहा हो। लेकिन ये हमेशा जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। आप भी बहुत ज्यादा निस्वार्थ ना हो, आप बहुत ज्यादा देने वाले ना हो। मीन राशि इसी बारे में है। अपने दोस्तों के घेरे में, अपने भावनात्मक पक्ष में बहुत ज्यादा आदर्शवादी ना हो, और अपने साथी के एक बेहतर दोस्त बनने की भी कोशिश करें, ना कि सिर्फ रिश्ते में देने वाले। साथी या पति या पत्नी होने के अलावा एक बेहतर दोस्त बनिए। अब जब मीन राशि की ऊर्जाएं नवांश चार्ट में, D9 चार्ट में 12वें घर में जाती है, याद रखिए नवांश चार्ट प्रायिकताओं का उच्च चार्ट है। किसी घटना के घटित होने की उच्च प्रायिकता ज्यादा मजबूत होती है। तो मीन राशि की ऊर्जा का 12वें घर में जाना, जो कि कलपुरुष कुंडली के लिए आपके D9 चार्ट को मेष राशि का लग्न, मेष राशि बनाता है। मतलब कि यहाँ आप अपनी साझेदारी या लोगों से पेश आने के तरीके को देख रहे हैं ताकि आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ सकें। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज सोचते हैं, ओह मुझे आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना है। ये वो ऊर्जा नहीं है। अंदर ही अंदर आपका ज़मीर, आपकी आत्मा लोगों के साथ रोजाना बेहतर ताल्लुक रखने के माध्यम से उच्च उन्नति चाहती है, क्योंकि D9 चार्ट लोगों के बारे में है, साझेदारी के बारे में है, आपके वैवाहिक साथी के बारे में भी है। तो आप अपने साथी या अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ एक बेहतर भावनात्मक समीकरण चाहते हैं, और आपको लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा दूंगा, अगर मैं बहुत दानशील हूँगा, अगर मैं और ज्यादा मददगार हूँगा, तो मुझे उनसे मदद मिलेगी। लेकिन राशि आपको मीन राशि के 12वें घर में होने पर यह बता रही है कि आपको अपने साथी से, अपने दोस्तों से, अपने टीम के सदस्यों से बहुत कम वापस मिलेगा। आप दूसरों के लिए ज्यादा करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आपको पुण्य के अंक मिलते रहेंगे, और आध्यात्मिक उन्नति आपको ज्यादा मजबूत मिल सकती है, और राशि ये पक्का करेगी। लेकिन इस दुनिया में, आपके वर्तमान जीवन काल में, बहुत मुश्किल से आपको अपने साथी या अपने टीम के सदस्य से वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। तो हाँ, अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा आदर्शवादी होना, अपनी दोस्ती में बहुत ज्यादा भावुक होना अच्छा नहीं है। और एक और बात, कई बार आप पैसे देते हैं, आप उधार पैसे देते हैं, वो आपको वापस नहीं आता। या तो आप ऐसे इंसान हैं जो पैसे उधार देने में विश्वास नहीं रखते, आप लोगों की किसी तरह मदद करना चाह सकते हैं, और अगर आपने कभी मदद भी कर दी, तो बहुत मुश्किल से आपको वो पैसे वापस मिलेंगे। और उसी तरह से, या उसी, आप जानते हैं,
अगर आप किसी को $10,000 दे रहे हैं तो वो सारे 10,000 एक बार में वापस नहीं आएंगे। आपको थोड़े थोड़े करके टुकड़े मिल सकते हैं, या हो सकता है आपको वो पैसे वापस भी न मिले। तो ये निश्चित रूप से एक संकेत है। 12वें घर में मीन राशि का मतलब देना दूसरों के लिए ज्यादा करना भी है, लेकिन ये एक ऐसी राशि भी है जो आपको विदेशी सलाहकारों, विदेशी कंपनियों, विदेशियों या किसी विदेशी संगठन के साथ काम करवाती है या विदेशी भूमि पर जाने के लिए भी प्रेरित करती है। लेकिन शुरुआती कुछ साल हमेशा आपके रिश्ते में चुनौतियों से भरे रहेंगे, या तो आपके काम में, जब आपके पास 12वें घर में मीन राशि हो। तो दोस्तों, अब के हमने चर्चा कर ली कि मीन राशि के नवांश के 12 घरों में जाने से आपके लिए कौन कौन से क्रम विन्यास, कौन कौन से संयोजन बनते हैं। ये भी देखिए कि नवांश में मीन राशि में कौन से ग्रह किस घर में है, क्या योग या दोष बनते हैं, और वे आपको किस तरह के क्रम विन्यास और संयोजन दे रहे हैं, आपको कुछ खास चीजों के होने की उच्चतम प्रायिकता दे रहे हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को पसंद कीजिए, इस वीडियो को साझा कीजिए, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए कड़ी पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और मार्गदर्शक इरफान। आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।